आप देख रहे हैं स्पेशल एट 4। कश्मीर में अमन कायम करने के लिए सयाहों के आने पर लगाई गई पाबंदियां हटा दी गई हैं। माना जा रहा है कि इंतजामिया के इस फैसले से कश्मीर में मौजूदा टूरिस्ट सीजन फिर से सयाहों की बहार देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर को मिली आर्टिकल 370 से आजादी के बाद घाटी के हालात तेजी से मामूल हुए हैं। आज कश्मीर में बाजारों और दफ्तरों से लेकर स्कूल कॉलेज तक खुल चुके हैं। जहां जम्मू के सभी जिलों में मोबाइल सर्विस बहाल हो चुकी है, तो कश्मीर में भी लैंडलाइन फोन सर्विस बहाल होने से कश्मीर की लाइफलाइन टूरिज्म को नई जिंदगी मिली है। कश्मीर जैसे यहाँ जो खूबसूरती है कश्मीर में वो तो है ही। होटल इंडस्ट्री है, हाउस बोट है, पहाड़ी है, सब कुछ है जम्मू से लेकर लद्दाख तक। एवरीथिंग इज देयर एंड नाउ इट डिपेंड ऑन द टूरिस्ट, इट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो कैसे प्रमोशन करेंगे कश्मीर के, लद्दाख का, जम्मू का। ऐसा भी नहीं है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ हफ्तों में बिल्कुल सयाह नहीं पहुंचे। हकीकत में सिक्योरिटी के मद्देनजर इंतजामिया की जानिब से जारी की गई ट्रैवल एडवाइजरी के चलते ही घाटी में सयाहों की तादाद घट गई थी। शुमाली हिंदुस्तान की कई रियासतों से सयाह का कश्मीर पहुंचना इस एडवाइजरी के बावजूद भी जारी रहा। आज ये सयाह मुल्क के लोगों को कश्मीर को लेकर अपनी सोच बदलने और अपने डर भुलाकर जन्नत कश्मीर आने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे टूरिस्ट का आना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग 2 दिन से यहाँ पे बहुत सेफ हैं, सुरक्षित जगह पे हैं और अच्छा भी लग रहा है। लेकिन अब यहाँ पे यात्रियों की संख्या कुछ कम हो रही है, टूरिस्ट वालों की संख्या कम हो रही है, जिससे थोड़ा उल्लास वगैरह कम हो रहा है यहाँ पे। आज इतने दिन पे हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हैं और यात्रियों को यहाँ पे आना चाहिए, टूरिस्ट को आना चाहिए यहाँ पे देखने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैंने बस सुना था लोगों से कि श्रीनगर बहुत अच्छी जगह है, बट यहाँ पे आके यहाँ का नज़ारा देख के वाकई बहुत अच्छा फील हो रहा है कि बहुत अच्छी जगह है ये। लोगों को आके यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसी खूबसूरत जगह है। कश्मीर में बीते एक हफ्ते से इंतजामिया ने रियासत में अमन और माहौल को बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। पहला कदम रियासत में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाब का ऐलान था, जिसके बाद हिरासत में लिए गए लीडर फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला से मिलने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का वफ्द को इजाजत दी गई और अब सयाहों को बिना पाबंदी कश्मीर आने की इजाजत। कश्मीर को लेकर सरकार कई और बड़े कदम आने वाले दिनों में उठाने वाली है। जम्मू कश्मीर हमारे देश का मुकुट है। व्यवस्था की एक कमी दूर होने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। आइए हम सब मिलकर नए भारत के साथ हम नए जम्मू कश्मीर और नए लद्दाख का भी निर्माण करें। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। तो अभी आपने ये तस्वीरें देखी, आपने खूबसूरत वादियां देखी और ये खूबसूरत वादियां कुछ दिन के लिए खामोश ज़रूर हो गई थी ये, लेकिन ये फिर से बोलने वाली हैं, क्योंकि जो एडवाइजरी जारी की गई थी टूरिस्ट को लेकर कि अभी वो यहाँ पर ना आए, वो वापस ले ली गई है। यानी कि अब आज के बाद अगर आप कश्मीर घूमना चाहते हैं, वहाँ की खूबसूरत वादियों का नज़ारा आप देखना चाहते हैं, उन्हें अपनी आंखों में, अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, तो अब कोई पाबंदी नहीं है, आप वहाँ जा सकते हैं और उन नज़ारों को अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं, उसका मजा, उसका लुत्फ ले सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि वहां पर इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। 24 तारीख को ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के को लेकर वहां पर वोटिंग होने जा रही है और इसके साथ साथ स्कूल, कॉलेजेस, तमाम चीजें जो हैं उनको भी खोल दिया गया है। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने ये कहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर 9 लाख फौज के जवान यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, और अगर सब कुछ ठीक है तो उन्हें यहाँ से हटा क्यों नहीं लिया जाता है। ये जवान सरहद पे होने चाहिए, ना कि लोगों की आवाज को दबाने के लिए। और इसके साथ साथ जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस
पीडीपी और कांग्रेस ने बायकॉट किया है। उनका यह कहना है कि जब हमारे पार्टी के आला लीडरान बंद हैं, यानी कि नजरबंद हैं और वो बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो ऐसे में हम किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वाकई में हुकूमत ये चाहती है कि पार्टियां पार्टिसिपेट करें तो उनको रिहा करना चाहिए था और फिर ये इलेक्शन कराने चाहिए थे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ रीनू भाटिया साहिबा हैं, बीजेपी की लीडर हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं। आरएसएस विचारक भी हैं। डॉक्टर संदीप कुमार श्रीवास्तव हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत रीनू जी मैं आपसे करना चाहूंगी और महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट के साथ जो उन्होंने किया है और कहा है कि वहां पर जो जवान मौजूद हैं वो दरअसल सरहद पर होने चाहिए, ना कि लोगों की जबान बंद करने के लिए। और ये सवाल उठाया गया है कि भाई आप अगर इलेक्शन करा रहे हैं तो पहले उन नेताओं को तो रिहा करिए जो बंद हैं, फिर ये इलेक्शन किस बात का। देखिए बुशरा, मुझे नहीं पता कि महबूबा मुफ्ती जी की इस समय जो उनकी साइकोलॉजी है, थॉट प्रोसेस है, वो क्या चल रहा है कश्मीर के लिए। हालांकि मुझे ऐसे लगता है वो वहीं की रहने वाली हैं, वहीं पैदा हुई, वहीं बड़ी हुई, तो उनको तो गहराई से सब कुछ, और उन्होंने हुकूमत भी संभाली, उनके पिताजी ने भी हुकूमत संभाली, तो उनको तो एक एक जरे जरे का मालूम है। फिर भी वो इस तरह की बात करती हैं तो ये इस समय हास्यप्रद सा लगता है कि इतने सिपाही क्यों वहां पे, मिलिट्री वहां पर क्यों है। वो जानती हैं कि पाकिस्तान का किस तरह से रवैया पिछले कई वर्षों से रहा और इतना सब कुछ होने के बावजूद उनकी शरारतें जो है बंद नहीं हो रही। तो उन सबको हमारे जो कश्मीर के लोग हैं, वहाँ की जो आवाम है, आम जनता है, उनकी सुरक्षा के हेतु कश्मीर को सुरक्षित करने के लिए ये सब किया जाता है, न कि चुनाव को मद्देनजर या इस तरह की इनकी पॉलिटिकल सोच को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि ये लोग केवल पॉलिटिकल सोच रखते हैं, केवल अपनी सोच रखते हैं, अपना कैसे ध्यान रखना है, अपने आप को कैसे बचाना है, उसका इनको ध्यान है, इनको जनता का कोई ख्याल नहीं। लेकिन रीनू साहब मुझे ये बताइए कि अगर ये इलेक्शन कराए जाने थे तो थोड़ा सा और इंतजार क्यों नहीं। पहली बात देखिए, सयाहों की अब एंट्री होगी वहां पर, वो एडवाइजरी वापस ले ली गई है। अब अगर कुछ छुटपुट नेताओं को अगर 2-3 को छोड़ा गया है तो तमाम नेताओं को छोड़ा जाता, उसके बाद एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया जाता, तो जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल भी नहीं उठाते। देखिए बुशरा, हमने कई डिबेट्स कश्मीर के विषय पर पिछले 5-6 महीनों में की। हर डिबेट में एक ही चीज निकल के आती है कि ये वो लीडरान थे। इनको लीडर कहना तो मुझे ऐसा लगता है लीडर शब्द का अपमान होगा, क्योंकि लीडर एक आइकॉन होता है, एक जनता उनको एक ऐसे नजरिए से देखती है कि उनको फॉलो करे। तो आप उनको लीडर्स नहीं मानती? नहीं, वो ये कैसे लीडर्स हैं जो लीडर्स के साथ मिलकर आपने बर्बाद करने की बात, उन्हीं लीडर्स के साथ मिलकर आपने हुकूमत बनाई थी? नहीं, जिनको बंद किया गया है और जिन्होंने कश्मीर नहीं, वही महबूबा मुफ्ती थी जिनसे चंद महीने पहले मैं आपकी बात को बड़ा करती हूँ। आपने उनके साथ आपकी बात को बड़ा करती हूँ, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम लोगों ने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई और 2-2.5 साल भी निकाले। 3 साल। परंतु किस लिए सरकार, किस लिए उनके साथ बनाई? यही सोच के कि वो ग्राउंड रियलिटीज को जानते हैं, जीरो पिक्चर जानते हैं कश्मीर की, और शायद वो कश्मीर को बेहतर बनाने में सहयोग करेंगे। परंतु जब हमने देखा उनका कोई सहयोग नहीं था, वो अपनी पर्सनल बेहतरी की मानसिकता रखते हैं, जनता के साथ उनका कोई हित नहीं, मिलिट्री को वो गलत नजरिए से पेश करते हैं और उनके लिए गलत आचरण, गलत व्यवहार और ये जानने में आपको 3 साल लग गए? नहीं, 3 साल की बात नहीं, हर स्टेप को सुधारने का मौका दिया जाता है और ये देना चाहिए हमें। अगर मैं भी किसी चीज में कम हूं तो मुझे लगता है मुझे एक मौका मिलना चाहिए, परंतु अगर मैं ढीठ हो जाती हूं, बेशर्मी करती हूं, अपने मुल्क को बर्बाद करने की बात सोचती हूं, तो शायद मैं उसके काबिल नहीं होती हूं फिर। तो मुझे लगता है यही एक सोच थी जिसके लिए हम लोग बैकआउट कर गए, क्योंकि हमारे को आवाम की चिंता है। हमें कोई पॉलिटिक्स या राजनीति का वो पहलू नहीं चाहिए जिसमें गुडी गुडी थिंग्स हो, जिस तरह से ये अपने परिवारों को बढ़ाने के लिए करते थे। और ये बड़ा स्पष्ट है कश्मीर के बारे में कि मात्र 2 या 3 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने कश्मीर को काबू करके रखा हुआ था, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं था। आज आप आम कश्मीरी के बीच में जाएं, मैं कश्मीर में पैदा हुई हूं, कश्मीर में पली हूं, बड़ी हुई हूं, मैं हर कश्मीरी के साथ रही हूं, वहां पे किसी को इस तरह की कोई बातें नहीं चाहिए। तो अब आप क्या कहना चाहती हैं कि ये जो जितने भी लीडर्स हैं जिन्हें नजरबंद किया गया है, अब इनमें से किसी को भी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का हक नहीं है? देखिए, मुझे एक हो सकता है मेरा एग्जाम्पल ठीक ना हो, पर जितनी मुझे समझ आती है राजनीति की या एग्जाम्पल देने की, उसमें मैं ऐसा कहूं कि एक बचपन में किताब पढ़ी थी एनिट ब्लाइटन की, जिसमें था द नॉटीएस्ट गर्ल इज द मॉनिटर।
तो उसमें यही इसी तरह का एक छायांकन था कि जो लोग इस तरह की शरारतें करते हैं बर्बाद करने के लिए, उनको नजरबंद रखना जरूरी है, ताकि उनकी सोच में और जनता की जो चाहत है उसकी डिफरेंस को जनता के आगे दिखाया जाए कि देखिए, जिनको आप लीडर अपना कहते थे, जिनके पद चिन्हों पर आप चलते रहे, चलाए गए, चलते नहीं रहे, नहीं तो कभी तो उनको, अच्छा रेणु जी, कभी तो उनको छोड़ा जाएगा ना? हाँ, बिल्कुल छोड़ा जाएगा, आजाद किया जाएगा, और जब आजाद किया जाएगा, जब वहां पर असेंबली इलेक्शन कराए जाएंगे, तो क्या वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है करेंगे। वो इस देश के नागरिक हैं। हाँ। अगर वो अपने आप को इस देश का नागरिक, अगर वो अपने आप को भारत माँ की संतान कहते हैं, अगर वो भारत के बशिंदे अपने आप को समझते हैं, मानना चाहते हैं, मानते हैं, आत्मा से, धर्म से मानते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको छोड़ा जाएगा और उनको उस चीज के ऊपर अनुकरण करना चाहिए। पहले भी तो छूटे हुए थे कि आप कभी उन पर पाबंदी याद रखना चाहिए। They were the ones actually who actually believed in democracy. तभी उन्होंने उस डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा जश्न होता है इलेक्शन, उसमें उन लोगों ने सबने पार्टिसिपेट किया और आपने उनके साथ मिलकर हुकूमत तक बनाई। अब ये नहीं हो सकता कि अब आपके लिए कुछ और सूट करता है तो अब आप उनके लिए कुछ और कहें। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे लिए एक ही बात सूट करती है, किस तरह से देश का भला हो, किस तरह से कश्मीर सुरक्षित हो, किस तरह से कश्मीरियत को आजादी मिले, उनकी ख्वाहिशों को पूरा किया जाए, ना कि उनको यूज किया जाए, उनको पाबंद रखा जाए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच ये नहीं है। ओके, डॉक्टर संदीप, मुझे बताइए कि क्या वाकई वादी में बहार है? मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है, और जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, उसका मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि लेके खत उनका किया जब्त बहुत कुछ लेकिन, लेके खत उनका किया जब्त बहुत कुछ लेकिन, थरथराते हुए हाथों ने भरम खोल दिया। ओके। तो ये जो भ्रम था जम्मू कश्मीर में या पूरे देश में, जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि जो केंद्र शासित सरकार है, हमारी केंद्र में जो सरकार है वो जम्मू कश्मीर के खिलाफ है, तो मुझे लगता है कि ये भ्रम इस सरकार ने तोड़ दिया है। तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए अगर नरेंद्र मोदी ने या पूरी कैबिनेट ने कोई निर्णय लिया है कश्मीर के हित में, जम्मू एंड कश्मीर के हित में, जिस तरीके से आपने अपने पैकेज में दिखाया है कि सैलानियों के लिए वहाँ पे जो रियायतें थी उसको खोल दिया गया, और वो लगातार वो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन होगा आउट ऑफ जम्मू कश्मीर के, जो देश के अन्य राज्यों के लोग हैं, वो अगर जाते हैं वहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर निरंतर प्रगति की ओर बढ़ेगा। और प्रगति की ओर बढ़ने के लिए आपको अगर लगता है कि कुछ पाबंदियां जरूरी हैं, जैसे कि बात कही मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने कि सैनिक वहां से हटाए नहीं जा रहे हैं, तो सैनिक क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं? ये महबूबा मुफ्ती से ज्यादा अच्छा, बहुत बेहतर अच्छा तरीके से वो जान रही है कि वहां से सैनिक क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं। उसके पीछे कारक क्या है, कारण क्या है, वो उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और अगर देश में, राज्य में अमन चैन आपको कायम करना है, तो सेना की जरूरत वहां पे अभी है। ऐसा नहीं कि सरकार वहां से सेना हटाएगी नहीं, सरकार का ये मंसूबा नहीं है। लेकिन अगर उनको हटाने के बाद और इनको अगर रिहा कर दिया जाएगा, जिनको नजरबंद किया गया है कश्मीर के अमन चैन के लिए, तो कश्मीर की हालत क्या होगी, जम्मू एंड कश्मीर की हालत क्या होगी? वो ये भी सवाल उठा रही हैं, वो दरअसल ये भी सवाल उठा रही हैं कि इतनी बड़ी तादाद में एक तो नेताओं को, उसके साथ साथ जो कुछ वहाँ के एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, यंग बच्चे हैं, उन सबको भी बंद किया गया है, जेलों में डाला गया है अलग अलग जगहों पर। तो आप पहले उनको रिलीज करिए। मुझे ये नहीं लगता उनको, जिन लोगों की बात ये कर रहे हैं उसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वो कितने हैं और कितना वो वादी में इसके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं कि वादी में खुशनुमा माहौल रहे। सरकार ने उन लोगों को जब्त नहीं किया है कि जो सरकार के साथ रह के और वादी की जो खुशनुमा माहौल है उसको बरकरार रखने में साथ रहे। सरकार ने उनको पाबंद किया है जो उस माहौल को खराब कर सकते हैं। ये वो लोग हैं, अगर ये बाहर निकलते हैं तो जो धारा 370 हटने के बाद जो खुशनुमा माहौल कश्मीर में पनप रहा है, शायद उस पनपने की तासीर को ये बंद कर सकते हैं। इसलिए सरकार का ये निर्णय कहीं से भी औचित्यहीन नहीं है। डॉक्टर सूर्या, लेकिन कॉलेजेस खोले गए हैं, स्कूल्स खोल दिए गए हैं, यूनिवर्सिटीज खोल दी गई हैं, कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुशनुमा तस्वीर अभी तक नहीं आई है कश्मीर से जिसका इंतजार है।
देखिए, वो खुशनुमा तस्वीर आपको जल्द ही दिखेगी, आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। और जो फैसला लिया गया है उसका परिणाम आपको दिखने लगा है। कश्मीर में आज सारी पाबंदियां हटने जा रही हैं, आम जनजीवन अपनी तरह से सामान्य हो रहा है, लोग जाएंगे, घूमेंगे, सैलान में कहीं न कहीं एक बड़े स्तर पर पर्यटन का जो एक संभावना है कश्मीर का, जो आज तक छिपा रहा, जो भारत की और कश्मीर की आइडेंटिटी रही, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व समुदाय में कश्मीर को एक श्रेष्ठ स्थान दिलाएगी। और वो तस्वीर एक दिन नहीं आ सकती। लोग चाह रहे हैं, महबूबा जी का ये आरोप है कि आप सेना पे और वहां के कश्मीर के लोगों का एक राजनीतिकरण कर रहे हैं, लेकिन यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, निराधार है। क्योंकि आप देखिए, जो मोदी जी ने 370 का फैसला लिया है, 35A का फैसला लिया है, वो कश्मीरियों के विकास के लिए, कश्मीरियों के आगे बढ़ने के लिए, वहां खुशहाली स्थापित हो, शांति स्थापित हो, किस तरह से एक आम कश्मीरी अपने जीवन के सपने को जी सके, अपनी जो मंजिल है उसे पा सके, एक महत्वाकांक्षी बनकर न सिर्फ कश्मीर तक अपने को सीमित करे बल्कि समूचे भारतवर्ष में अपने को स्थापित कर सके, इसलिए लिया गया है। और वो कोई भी, जैसे जो भी फील्ड आप देख रहे हैं, किसी फील्ड में कोई बदलाव होता है तुरंत आप रिजल्ट नहीं पा सकती ना, क्योंकि हमारे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं यहाँ पे सब लोग इस बात से सहमत हैं कि एक दिन में कोई फैसला नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए कि इतनी जल्दी इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी? क्या ये नहीं था कि सबको रिहा कर देते, एक फ्री एंड फेयर होता, जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें वो सवाल उठाने का मौका नहीं मिलता? जब आप सारी चीजें बिल्कुल आईने की तरह साफ करके और बिल्कुल इसी तरह से आप कर रहे हैं, तो बेहतर ये होता कि थोड़ा सा और इंतजार कर लिया जाता। एक जो स्वस्थ लोकतंत्र है, उस चुनाव उसका एक पर्व होता है। अगर चुनाव नहीं होगा तो एक अस्थायी सरकार वहां नहीं आएगी। तो आप ये बताइए कि जो लोग जो लोग सालों साल से वहां की नुमाइंदगी करते रहे, बड़े पैमाने पर वो लीडर्स बंद हैं जो वहां लीड करते थे, तो आप ये बताइए कि अगर उन 3 पार्टीज ने बायकॉट करने का फैसला किया है, तो यानी कि सिर्फ एक बीजेपी वहां पर लड़ रही है? आप ये देखें कि जिन लीडर्स को बंद किया गया है, क्या वो शांति के रास्ते पे चलने वाले लोग थे? आप इस सवाल पे आप सोचिए ना कि क्या वो कहीं न कहीं कश्मीर के विकास को सही मायने में चाहते थे? और उनको राजनीति करनी थी उन मुद्दों पे। वो केवल कश्मीर में लोकतंत्र के हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, बल्कि अलगाववादियों को समर्थन देना था। चलिए, मुझे तो ये बताइए आप कि अगर आने वाले वक्त में उन्हें रिहा तो किया ही जाएगा, ठीक है, सूनर और लेटर, बिल्कुल, और उसके बाद वहां पर असेंबली इलेक्शन भी होने हैं। अभी वहां पर कोई हुकूमत नहीं है, वहां पर गवर्नर राज है। तो जब वहां पर इलेक्शन कराए जाएंगे तो तब तो इन लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, या इनको बिल्कुल ये कर दिया जाएगा कि आप सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाशिंदे तो हैं, लेकिन आप पॉलिटिकली किसी भी तरह से कोई भी पार्टिसिपेशन आप नहीं कर सकेंगे? नहीं, ऐसा एकदम नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 132 करोड़ भारतीयों का सबका अपना अधिकार है, चुनाव और मताधिकार। कहीं से ऐसी कोई बैन करने की प्लान हमें नहीं लगता कि सरकार या फिर प्रधानमंत्री जी के स्तर पे होगा। लेकिन यह बात उन्हें भी आश्वस्त करना, जितना सरकार की जिम्मेदारी है उतना कश्मीर में जो बंद हुए नेता हैं बाहर आने के बाद उनकी भी जिम्मेदारी है कि कश्मीर की खूबसूरती और कश्मीर के विकास के लिए उतने ही प्रतिबद्ध वो भी होंगे जितनी सरकार है, या फिर देश के जो हुक्मरान हैं और वर्तमान लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, उतनी उन्हें भी दिखाना होगा कि हमारा भी वही समर्पण है, हमारी भी वही सोच है। क्योंकि रेणु भाटिया साहिबा ये भी देखना है अभी हमें कि अभी वहां पर इंटरनेट नहीं चल रहा है वहां पर, यानी कि सिर्फ लैंडलाइन चल रहा है, मोबाइल भी नहीं चल रहा वहां पर, इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, सिर्फ लैंडलाइन है, वो भी पूरी जगह पर नहीं है। जिन जिन लोगों के पास है, आजकल बहुत कम लोगों के पास लैंडलाइन होती है, वैसे मोबाइल का दौर है, तो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है, वही लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। क्या बेहतर नहीं होता? मैं बार बार इसलिए बोल रही हूं कि एक तो नेता बंद हैं, दूसरे जो आवाम है वो अभी खुले दिल से, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया है, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, कुछ लोग अभी साथ हैं, कुछ लोग साथ नहीं हैं। बार बार ये कहा भी जा रहा है खुद बीजेपी की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से, कि भाई उनका दिल जीतने की हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तो उस थोड़े से वक्त का और इंतजार किया जा सकता था, क्योंकि जिनके लिए आप इलेक्शन कर रहे हैं, अगर वही खुले दिल से उसमें पार्टिसिपेट ना करें तो फिर इसका फायदा क्या? देखिए बुशरा, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, और पॉलिटिकली भी अगर आप सिनेरियो देखें तो उसका भी एक सिस्टम ऐसा होता है कि जनता के साथ कनेक्शन जिस महकमे का रहता है उसका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और लंबे समय तक ये इनएक्टिवनेस के साथ, अगर मैं एक कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करूं जिसमें बर्बादी हुई वहां के आवाम की, जो उनके अधिकार थे, उन अधिकारों की जो बर्बादी हुई है, जो उनको मिलना चाहिए था, केंद्र से सारा कुछ जा रहा था। अगर आप ज्यादा पीछे नहीं जाते तो पिछले 5 वर्षों का ही केंद्र का आप सिस्टम देखेंगे तो केंद्र से बहुत कुछ किया था, लेकिन जो उनके साथ यूटिलाइजेशन उनके लिए नहीं हुआ। जो आप अभी बात कर रही थी कि वो लोग बंद हैं, जिन्होंने लंबे समय तक राजनीति की, और मेरे भाई बता रहे थे कि उन्होंने राजनीति का मायने बदला था, उन्होंने राजनीति को गिराया था।
था, उन्होंने राजनीतिकरण स्वार्थ के लिए किया था, आवाम के लिए नहीं। तो इसलिए हर चीज को सिस्टमैटिकली देखते हुए और सिक्योरिटी को देखते हुए, जनता के हित को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा स्वार्थ नहीं कि उनको किसी अपने परिवार को बढ़ाने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन जो वहां बंद हैं उन तीनों परिवारों ने अपने आप को बढ़ाने का काम किया। पिछली डिबेटों में हमने उनके कई ब्यौरे भी सामने दिखाए थे। अब आप बात करती हैं कि चुनाव लेट हो सकते थे, और कितना हम कश्मीर की जनता को तंग करेंगे, और कितना हम वहां के बच्चों को तरसाएंगे, तड़पाएंगे। आप भी तो कह रही हैं कि हालात नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। हाँ। अगर कोई चीज 70 साल से थी और 70 साल के बाद उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है तो उसमें वक्त लगेगा। जब वक्त की दरकार सब चीजों पर है, आपकी बात की दरकार यहाँ पर भी है। देखिए, राज्य के विकास के लिए सरकार तो जरूरी है, सरकार तो जरूरी है राज्य के विकास के लिए। जिन हाथों में किताब और पेंसिल होना चाहिए। डेवलपमेंट काउंसिल का सिर्फ इलेक्शन करवा के, इतनी छोटी सी बॉडी का इलेक्शन करा के आप सब कुछ ठीक कर देंगे जहां पर अभी हुकूमत भी नहीं है। एक मजबूत सरकार नहीं रहेगी तो जो पहले होता था वही होगा, 70 साल बाद भी वही होगा जो पहले नहीं होता था। जो पहले होता था 70 सालों तक वही होगा फिर भी, अगर सरकार नहीं रहेगी मजबूत सरकार। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालना चाहूंगी। ये जो बेसिक इलेक्शन है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट इलेक्शंस होते हैं, ये बेसिक इलेक्शंस होते हैं। गांव गांव, गली गली, एक नल तक भी लगना है तो वो ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू लगता है। तो क्यों हम उन गरीब लोगों को, उन जनता को और मारने पे तुले हुए हैं जिनको इतने वर्षों तक ऑलरेडी पीसा गया है।